इस तरह वाकिफ है कि मेरे कलम मेरे जज्बातों से, इस तरह वाकिफ है कि मेरे कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी पाकिस्तान में उपस्थित है, वहां पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रीडम फाइटर एंड द रिवोल्यूशनरी मैन भगत सिंह जी की जन्म हुआ था। उस टाइम पे उनके चाचा अजीत सिंह और उनके पिताजी किशन सिंह ने भारत की आजादी के लिए सहयोग कर रहे थे, जिसका पूरा प्रभाव भगत सिंह के ऊपर भी पड़ रहा था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि द मोस्ट पावरफुल लीडर भगत सिंह जी को इतना इंस्पिरेशन क्यों माने जाते हैं और भारत की आजादी में उनका भूमिका क्या था। All guys sir, welcome to my channel. Stay till in the last in the video. If you are first time in my channel, so do like, share and subscribe it. 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह जी के ऊपर गहरा प्रभाव डाला था और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही वहां से खून भरा मिट्टी हाथ में लेकर शपथ ले ली थे कि अंग्रेजों से बदला लेना है। एक बार क्या हुआ था कि भगत सिंह जी एक बंदूक लेकर अपने खेत में बो रहे थे, तभी उनके पिताजी ने देख लिए और उसका कारण पूछे। तभी भगत सिंह जी ने जवाब दिया था कि मुझे बंदूक का पेड़ उगाना है, जिसके वजह से कि बहुत सारे बंदूकें आएंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों का बदला ले सकूं। जब भगत सिंह जी थोड़ा सा बड़े हो गए तभी उन्होंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी साथ दिए थे, लेकिन उनको अहिंसा के रास्ते पर चलना उतना पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने गांधी जी का नॉन वायलेंस हुए एंड वायलेंट मूवमेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी में से अपने लिए सही रास्ता चुनने लगे। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में विदेशी कपड़ों को बहिष्कार के साथ उन्हें जलाकर किसानों ने प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी प्रोटेस्ट पर अंग्रेजी सरकार के आदेश पर गोली चला दिया गया, जिसके वजह से 11 क्रांतिकारियों का मौत हो गया और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। 1922 की चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब भी गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिए तभी भगत सिंह जी बहुत नाराज भी हो गए। उसके बाद भगत सिंह जी का अहिंसा के ऊपर से भरोसा ही उठ गया और वो तय कर लिए कि आर्म्ड रिवोल्यूशन ही आजादी लाने का एकमात्र रास्ता है। गांधी जी के नॉन वायलेंस मूवमेंट की जगह उन्होंने देश की फ्रीडम के लिए वायलेंट रिवोल्यूशन का रास्ता अपनाना गलत नहीं समझा। इसी वजह से उन्होंने अपने क्रांतिकारी दोस्त जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे क्रांतिकारी दल में भी शामिल हो गए। इसके अलावा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में एक ट्रेन की डकैती हुई थी, जो कि हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा नियोजित किया गया था, जिसमें कि भगत सिंह जी भी शामिल थे। इसके अलावा 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था और इसी प्रोटेस्ट में जो भी क्रांतिकारी शामिल थे उनको अंग्रेजी सरकार के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया था। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय अपना प्राण त्याग दिए थे। इस बार भगत सिंह जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को मारने के लिए एक प्लान बनाए थे। भगत सिंह जी ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे पुलिस एएसपी सौंदर्स को बीच चौरा पर गोली मार दी। जब पुलिस इनको ढूंढने लगी तभी इन्होंने अपना दाढ़ी मूछ निकालकर अंग्रेजी जैसे भेष पकड़कर लाहौर चले गए। भगत सिंह जी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलते थे और उन्हें बढ़ावा देते थे। उन्हें पूंजीपतियों को मजदूरों के प्रति शोषण करना पसंद नहीं आती थी और तभी अंग्रेजों ने भी मजदूरों के प्रति अत्याचार करते थे। मजदूरों के खिलाफ कानून न बन पाए, इसलिए उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने का प्लान बनाया। भगत सिंह चाहते थे कि इसके वजह से कोई खून खराबा ना हो और इनकी आवाज अंग्रेजी तक पहुंच सके। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के एक जगह पर गैस बम फोड़ा, तभी पूरा हॉल धुआं से भर गया। लेकिन भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी भी क्यों ना हो। बम फोड़ने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाकर अपने साथ लाए पर्चे भी हवा में उछाल दिए। उसके कुछ देर बाद ही उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। एक्चुअली भगत सिंह जी किताबें बहुत पढ़ते थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स से लेनिन, गुरु गोबिंद सिंह के बारे में बहुत सारी किताब पढ़ा करते थे। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक असाधारण बच्चा पूरे देश भर में हीरो बनने के पीछे किताबों का बहुत बड़ा योगदान था। उनके लिखा के अनुसार मजदूरों को शोषण करने वाला, चाहे वो एक भारतीय भी क्यों ना हो, वो उनके शत्रु था। उन्होंने जेल में इंग्लिश में एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह जी और उनके कुछ साथियों ने 64 दिनों का भूख हड़ताल भी किए थे, जिसके वजह से उनका साथी यतीन्द्र नाथ दास का देहांत भी हो गया था। जब भी भगत सिंह जी 16 साल की उम्र में थे तभी उनके माँ ने उनको शादी के लिए पूछे थे, लेकिन भगत सिंह जी बिना कुछ बताए ही कानपुर भाग गए। जब भी उनके पिताजी उनको पूछा ऐसे क्यों किया, तभी उनका जवाब था कि अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तभी मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, मुझे दूसरे का मांग में सिंदूर बनने का कोई अधिकार नहीं है। और भगत सिंह जी सचमुच अपने मौत के मांग में सिंदूर भरे थे और जाते जाते अपनी माँ को बस इतनी तसल्ली दे गई कि तू रो मत माँ, तू भगत सिंह की माँ है, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते दुल्हन सभी, हंसकर फांसी कोई चढ़ेगा नहीं। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को इंडियन पेनल्टी सेक्शन 129 एंड 302 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखने का जुर्म में सेक्शन 4 एंड 6 है और आईपीसी 120 के अंतर्गत अपराधी घोषणा किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह जी की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे आम लोग ने भी 17 फरवरी 1931 को 22 रात से बात की, जो कि विफल हुआ था,
क्योंकि भगत सिंह भी नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ किया जाए। लाहौर जेल में अंग्रेजी ऑफिसर रॉबर्ट एन बार्कर ने भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार से लिखित रूप से माफी मांगने के लिए कहते। वो कहते कि अगर तुम अंग्रेजी सरकार से झुककर माफी मांग लोगे तभी शायद सरकार ने फांसी देने से पीछे हट सकती है। और ये बात सुनकर भगत सिंह जी थोड़ा सा मुस्कुराकर अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में ये लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार से मेरी यही अपील है कि मुझे फांसी न दिया जाए, क्योंकि फांसी अपराधी को दिया जाता है। मैं तो एक क्रांतिकारी सिपाही हूँ, मुझे गोली से मार दिया जाए तभी मैं भारत माँ का एक सिपाही कहलाऊंगा। लेकिन फिर भी 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। फांसी पे चढ़ने से पहले उनके आंखों पर थोड़ा सा भी डर नहीं था, वो हंस हंसकर फांसी चढ़ गए। भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को ऐसे दिव्यांगी से चूमा जैसे कि मेहंदी से सजे हुए अपने दुल्हन का हाथ चूम रहे हो। बस जाते जाते उनके दिल में एक ही बात रह गया कि ए दुल्हन मैं राख बनकर सतलाज नदी में बह गया, ए दुल्हन मैं राख बनकर सतलाज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई मेरे दिल में कैसे सह गया, हे शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरे घूंघट उठाना रह गया। जय हिंद, जय भारत, जय भगत।